Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. I'm Fatma Zulfikar, your professor of plant physiology and ecology. आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है. चलें आउटलाइन चेक कर लेते हैं. एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, फैक्टर्स अफेक्टिव एक्टिव अब्जॉर्प्शन, mechanism of active absorption, essential mineral elements, then classification of essential elements and factors affecting the nutrient availability to plant. लास्ट लेक्चर में हम लोग पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को पढ़ चुके हैं. ठीक है, बेसिकली हम मैकेनिज्म ऑफ मिनरल अब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं. पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स हम पढ़ चुके हैं जिसमें नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और आज जो है वो है एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मींस इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है. एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू सेल और टिश्यू विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मिनरल्स की मूवमेंट सेल के अंदर या किसी भी टिश्यू के अंदर हो रही है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स उसको सेल के अंदर जाने के लिए या टिश्यू के अंदर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. अब एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता किस वक्त है? जिस वक्त क्या होता है, सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रूट सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए और सॉइल सोल्यूशन में कम हो जाए. डिफियन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं. उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाते हैं विदाउट एनी एनर्जी. लेकिन इस केस में क्या हो कि जब बाहर वाली कंसंट्रेशन जो है वो कम हो और अंदर ज़्यादा हो, मीन्स जिस चीज़ ने बाहर से अंदर जाना है वो पहले ही बाहर कम हो, तब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. Concentration of mineral solutes is higher in cells than soil solution. Increased concentration of minerals in cells called salt accumulation. मिनरल्स की सेल्स के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं सॉल्ट अक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है. Absorption in such cases takes place against concentration gradient. इन केसेस में अब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? जो हम एक आम सी बात करते हैं कि चीज़ मूव कर रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है. आप कह सकते हैं एक स्केल है, ठीक है. लेकिन जब चीज़ है ही लो और वो लोअर से हायर की तरफ मूव कर रही है तो ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जो मूवमेंट है मिनरल्स की वो होती है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और फिर ऐसी जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है. डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स लाइक लो टेम्परेचर, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक्टिव अब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस है उसमें रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका मतलब है अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी. तो ये फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं और फिर अफेक्ट करते हैं किसको? एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को. लो टेम्परेचर, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है फॉर रेस्पिरेशन फॉर एनी अदर प्रोसेस. ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो ना उसमें लो टेम्परेचर ना ही लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर ठीक होता है. ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाता है या बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स भी रुक जाती है. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स रुक जाती है. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक गया है या कम हो गया है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते. ठीक
के जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं रेस्पिरेशन के लिए वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स का प्रोसेस रुक जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव अब्जॉर्प्शन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन के दो मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट, द कैरियर कॉन्सेप्ट, सेकेंड, प्रोटॉन पंप। फर्स्ट इज द कैरियर कॉन्सेप्ट। जैसे आप सब लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है कुछ आयंस के लिए। इम्परमिएबल मीन्स कि वो सब सब्सटेंसेस को सेल के अंदर नहीं आने देती, सिर्फ सेलेक्ट करके सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है। ठीक है, इस तरह सारे आयंस आसानी से सेल के अंदर मूव नहीं कर सकते। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। कैरियर का मतलब कि वो जैसे एक व्हीकल होती है जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेकर जाती है, इसी तरह वो कैरियर सेल मेम्ब्रेन की लेयर पर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, आयंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक हो गया। अब कैरियर कैसे लेकर जाते हैं, जब आयन आके उस कैरियर के साथ टच करता है, मिलता है, तो वो कैरियर अपनी शेप को चेंज कर लेता है, आयन को अपने अंदर फोल्ड कर लेता है। ठीक है, और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनता है और ये मूव करता है सेल की अंदर वाली साइड पर। बाहर से उसने आयन को लिया, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर मूव किया सेल की अंदर वाली साइड पर। वहाँ जाकर विद द यूज़ ऑफ एटीपी, एनर्जी के इस्तेमाल से वो क्या करता है, अपनी शेप को दोबारा चेंज करता है। शेप दोबारा चेंज होती है जिसकी वजह से आयन और वो कैरियर कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। वो टूटने की वजह से आयन सेल के अंदर रिलीज हो जाता है। इस तरह कुछ आयन जो हैं सेल के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे इस वीडियो से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आयन है जो सॉइल सॉल्यूशन से आ रहा है, ये सेल की अंदर वाली जगह है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद एक कैरियर है। ठीक है, आयन जब आएगा तो ये कैरियर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना और फिर सेल के अंदर विद द यूज ऑफ एनर्जी ये दोबारा अपनी शेप को चेंज करता है और आयन को सेल के अंदर रिलीज कर देता है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटॉन पंप। क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और कन्वर्ट होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो H पॉजिटिव आयंस सेल के अंदर बने हैं उनको सेल से बाहर निकाल देते हैं। H पॉजिटिव जब सेल से बाहर निकल जाते हैं तो सेल के अंदर सिर्फ OH नेगेटिव रह जाते हैं। ज़्यादा OH नेगेटिव होने की वजह से सेल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इनसाइड। ओके, सेल की इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बाहर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो एक फोर्स को जनरेट करता है जिसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि केटाइंस और एनाइंस जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनाइंस जो OH नेगेटिव अंदर है उनसे रिप्लेस हो जाते हैं और जो केटाइंस हैं विद द यूज़ ऑफ एनर्जी वो सेल के अंदर मूव करते हैं। केटाइन जो है वो इनसाइड मूव करते हैं विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, आप उसे कैरियर भी कह सकते हैं। उस स्ट्रक्चर से जब अंदर मूव करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मज़ीद क्लियर करने के लिए ये एक वीडियो देख लेते हैं। सेल के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन हुई और कन्वर्ट हो गया किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। प्रोटॉन पंप की वजह से H पॉजिटिव जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाएगा और अंदर सिर्फ OH नेगेटिव की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी।
बाहर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से एनाइंस और कैटाइंस सेल के अंदर मूव करेंगे। एनाइंस सेल के अंदर प्रेजेंट OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएंगे और कैटाइंस मूव करेंगे विद द यूज ऑफ एनर्जी। एटीपीएस क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, कैटाइन को बाइंड करता है और उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो था हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एलिमेंट्स which are needed by plants for normal and healthy life are called essential mineral elements। वो एलिमेंट्स जो प्लांट की नॉर्मल और हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर होते हैं, उनको एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। प्लांट्स को इन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है दो मेन फंक्शंस के। वैसे तो बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन जो दो मेन फंक्शंस हैं वो कौन से हैं? ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन एंड मैंगनीज। इन एलिमेंट्स को सॉइल से अब्सॉर्ब किया जाता है और इनको मिनरल एलिमेंट्स कहा जाता है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट वो एलिमेंट्स हैं जिनका प्लांट मेटाबॉलिज्म में फंक्शन हो। प्लांट मेटाबॉलिज्म में कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो स्पेसिफिक है या नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत रोल है उस काम में, उन सारे मिनरल एलिमेंट्स को फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसी तरह सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड वेनेडियम को फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कंसीडर किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। नंबर 1 अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, नंबर 2 फंक्शंस इन प्लांट, नंबर 3 मोबिलिटी इन सॉइल एंड नंबर 4 केमिकल नेचर। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3। नंबर 1 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड नंबर 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे आर वेरी बेसिक, which constitute 96% of total dry matter of plants। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी हो तो ही वो प्लांट को फ़ायदा दे सकते हैं। वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि इनकी थोड़ी सी भी अमाउंट जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। थोड़ी सी अमाउंट अगर इनकी जो ऑप्टिमम रेंज है उससे थोड़ी सी अमाउंट पे ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह है, थोड़ी सी अमाउंट पे कम हो जाए तो भी वो नुकसानदेह है। मीन्स ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बहुत इफ़ेक्टिव है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देख लिया। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स वो जो चाहिए ही चाहिए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स
जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट के बाद नेक्स्ट है फंक्शंस इन प्लांट। फंक्शंस की बेस पे न्यूट्रिएंट को 4 में डिवाइड किया गया है: बेसिक स्ट्रक्चर, एनर्जी यूज, चार्ज बैलेंस एंड एंजाइम एक्टिविटी। बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इसका मतलब है बेसिक एलिमेंट्स ही बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्लांट्स जिन एलिमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करता है एनर्जी स्टोर करने के लिए है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए और बॉन्डिंग के लिए, वो है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। कुछ एलिमेंट्स चार्ज बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपको मैंने भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि के पॉजिटिव आयंस जो हैं या कैल्शियम है, ये आयंस क्या करते हैं? मूव करते हैं इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड। जैसे हमने मैं लेट हाइपोथेसिस पढ़ा था उसमें भी के पॉजिटिव आयंस आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, चार्ज बैलेंस के लिए। सो एलिमेंट्स जो चार्ज बैलेंस के लिए नेसेसरी हैं, मतलब जहाँ कहीं ज़रूरत होती है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो वो आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कुछ आयंस जो हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स आयरन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट एंड बोरॉन। जैसे आप लोगों को पता कि एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो और केमिकल फंक्शंस को या कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको फास्ट करें। ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए जो एलिमेंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो ये हैं। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद उनके फंक्शंस भी देख लिए। अब है मोबिलिटी इन सॉइल। सॉइल में वो कैसे मूव करते हैं? ठीक है, उस बेस पे उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में: मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स एंड इमोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इजीली मूव कर सकते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हाईली सॉलेबल होते हैं और ये क्ले कॉम्प्लेक्स के साथ, मींस क्ले के साथ बिल्कुल भी बाइंड नहीं करते। ठीक है, इसीलिए ये आसानी से मूव कर लेते हैं। लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स भी सॉलेबल होते हैं, जैसे मोबाइल न्यूट्रिएंट्स सॉलेबल हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स क्योंकि क्ले के साथ बाइंड कर जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसकी सरफेस पे, इसकी वजह से इनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले में ये कम मूव करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया है लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मूव नहीं करते। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेस पे न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया गया कैटाइंस, एनाइंस, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यहाँ तक इनकी क्लासिफिकेशन थी जो हमने देखी। किस किस बेस पर क्लासिफिकेशन हुई? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फंक्शंस की बेस पे, मोबिलिटी की बेस पे एंड केमिकल नेचर की बेस पे। नेक्स्ट फैक्टर जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो 2 तरह के हैं: एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में concentration of elements, moisture content of soil, aeration, temperature and pH। concentration of elements से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एलिमेंट्स की अमाउंट की बात हो रही है। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे सॉइल में उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन या अवेलेबिलिटी होगी। एलिमेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉइल में ज़्यादा है तो प्लांट को वो इजीली और ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर के ज़रिए अब्जॉर्ब होते हैं, मीन्स सॉइल सोल्यूशन में ही वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट इज एरेशन।
एक्टिव अब्जॉर्प्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन आती है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। एरेशन अच्छी होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलेगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो एक्टिव अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के लिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट बी फेवरेबल फॉर रूट्स एज वेल एज शूट्स फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन चाहिए तो टेम्परेचर को फेवरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज pH. So the availability of nutrients also depend on the pH of the soil. Now internal factors: cell wall, aeration, type of cell and transpiration. Cell wall permeable है for the absorption of ions. So cations और anions आसानी से इसमें से गुजर जाते हैं। सेल वॉल अगर ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। एरेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस वक्त सॉइल में मॉइस्चर अच्छा होगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेल। सेल मस्ट बी गुड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जाइलम में सब कुछ जो है वो कहाँ से जाता है? रूट से, और रूट कहाँ से अब्जॉर्ब करती है? सॉइल से। सो जो रूट सेल्स हैं मस्ट बी गुड सो द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी गुड। नेक्स्ट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जब हाई होगी, मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जब ज़्यादा होगा, तो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे प्लांट्स में।